नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा अगला लेक्चर है संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य और इसके आदर्श, इसमें कौन कौन से न्याय शामिल किए गए हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं और किस प्रकार की समानताएं इसमें दी गई हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना किसी भी संविधान का प्रारंभिक वक्तव्य यानी कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, जिसमें उस संविधान के आदर्श, उद्देश्य, मूल दर्शन तथा राज्य की प्रकृति का उल्लेख किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रस्तावना संविधान की भूमिका होती है, यानी कि इंट्रोडक्शन होती है, इंट्रोडक्शन होती है जो बताती है कि संविधान क्यों बनाया गया, किसने बनाया तथा उसका उद्देश्य क्या है। इसी कारण प्रस्तावना को संविधान की आत्मा तथा संविधान की कुंजी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना विश्व में किस देश द्वारा अपनाई गई। प्रस्तावना को जो विश्व में सबसे पहले अपनाया गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में अपने संविधान में इसे अपनाया। उसने अपने प्रस्तावना की शुरुआत की वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी प्रकार भारत की प्रस्तावना भी प्रारंभ होती है, जैसे हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। नेहरू ने इसे भारत के स्वप्नों और आदर्शों की अभिव्यक्ति बताया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत की प्रस्तावना या उद्देश्य का बना। अब यहाँ पर भारतीय प्रस्तावना को इसका पूर्ण पाठ देख लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान का पूरा पाठ था, जो लगभग सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या इसके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं या महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको प्रश्न में देकर पूछ लिया जाता है कि कौन से शामिल हैं, कौन से नहीं शामिल हैं, या फिर किसी स्टेटमेंट को देकर पूछ लिया जाता है कि यह इसमें शामिल है अथवा नहीं। 1950 में भारत की जो संवैधानिक स्थिति थी उद्देश्य के अनुसार, वह थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद वर्तमान में भारत की जो संवैधानिक स्थिति है प्रस्तावना के अनुसार, वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। यानी कि ये भारत की वर्तमान स्थिति है, वर्तमान संवैधानिक
स्थिति है। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। और स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की दी गई हैं, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद आता है समता, यानी कि समानता कितने प्रकार की सुनिश्चित की गई है उस प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा की समता दी गई है और अवसर की समता, यानी कि 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता दी गई है। अब इसमें एक और दिया गया है बंधुता। बंधुता का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता, इसका बंधुता का उद्देश्य है। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, अर्थात इसे सीधे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कुछ कथन दिए गए हैं, उनको यहाँ पर देखते हैं। के.एम. मुंशी जो थे, उन्होंने प्रस्तावना को लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था और उन्होंने इसे राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा था। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने संवैधानिक व्याख्या में प्रस्तावना को विशेष महत्व दिया है। इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। अगर जनरली एक स्टेटमेंट पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा प्रस्तावना। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 32। ये यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। जो सुभाष कश्यप एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। इसके आगे देखते हैं प्रस्तावना के संबंध में न्यायालय द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। उनमें से कुछ निर्णय यहाँ पर दिए गए हैं, उनको देखिए एक बार। बेरुबारी मामला 1960 में जो था, उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का ये मामला था। इसमें प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को प्रतिबिंबित करती है, यह कहा गया था न्यायालय के द्वारा। इसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 का केस था। ये महत्वपूर्ण निर्णय था। इसमें ही पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इसके बाद आता है एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ। इसमें यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और पंथनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी ये संविधान का पाठ ख़त्म होता है। इसमें हमने देखा कि संविधान का क्या उद्देश्य है, इसमें कौन कौन से आदर्श उद्देश्य शामिल हैं और किस तरीके के न्याय की व्याख्या इसमें की गई है, किस तरीके की स्वतंत्रता और किस तरीके की समानता का प्रावधान इसमें किया गया है, जिनके आदर्शों पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। इससे संबंधित हम यहाँ पे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। ये इस प्रश्न को देखिए, यह यूपी पीसीएस 2009 और यूपी लोअर पीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, यानी लागू हुआ था संविधान, उस सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? तो क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य? ये नहीं थी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये वर्तमान में स्थिति है। इसके बाद जो है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह 26 जनवरी 1950 की स्थिति है। जैसा कि हमने यहाँ पर उल्लेख किया है कि
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जो शब्द थे वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, और जो 26 जनवरी 1950 को स्थिति थी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। इसमें ये जो बताया है ये वर्तमान स्थिति ये नहीं है, इसमें समाजवादी शब्द भी शामिल है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये वाला वर्तमान में स्थिति मानी जाएगी, वर्तमान स्थिति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ये इसका बी आंसर हो जाएगा। ये सही वो है क्रम, क्योंकि यहाँ पे आप अगर उद्देश्य का में देखेंगे आप, ये देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथनिरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, और तीसरा ये नहीं जोड़ा गया था, ये भी नहीं जोड़ा गया था, तो पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये PCS प्री 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, कौन से कब जोड़े गए? ये 42वें संशोधन द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो ये हमने अभी देखा, प्रस्तावना वर्णित करती है, तो यानी कि संविधान की प्रस्तावना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, न्याय योग्य नहीं है, यानी कि ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, इसलिए इसका संशोधन किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उद्देश्य का संविधान के जो प्रावधान है उनको रद्द नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? जो शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए वही शब्द इसमें सम्मिलित नहीं थे, यानी कि समाजवादी सम्मिलित नहीं था, पंथनिरपेक्ष सम्मिलित नहीं था और अखंडता नहीं था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन UPPCS प्री 2021 में पूछा गया था। इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है उल्लिखित? संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष है, संघीय नहीं है, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो न्याय कितने प्रकार का किया गया है? 3, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता जो है वो 2 प्रकार की गई है और भ्रातृत्व 1 प्रकार का किया गया है। तो 3, 5, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 जो प्रकार की न्याय है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, और जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की दी गई है, और समानता वो 2 प्रकार की है, और ये भ्रातृत्व जो है वो 1 प्रकार का है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? अभी हमने देखा कौन सा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाता है? संविधान की आत्मा कहला जाता है सी, उद्देश्य का, यानी कि प्रस्तावना। और यही बात हमने अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
संदर्भ में पूछा जाए तो आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आंसर इसका सही होगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अगर जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो कौन से में किया था? 1973 में किया था, केशवानंद भारती विवाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। केशवानंद भारती विवाद में जो सबसे पहले की गई थी, उसके बाद जो व्याख्या की गई थी वो एसआर बम्बई बनाम भारतीय संघ मामले में की गई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ा, संविधान की प्रस्तावना, और इससे संबंधित जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी किए। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है और आप इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग एक क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो हमने यहाँ पर ये चैप्टर देखा और इसके पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न भी कराए। तो अगर आपको इसमें कोई कमी महसूस लगी हो तो हमें सुझाव दीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। दोस्तों इसकी जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। नमस्कार, जय हिंद।